नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की दुनिया में। हमारे पास ना किसी श्रोता के भेजे हुए काफ़ी डिटेल्ड हस्तलिखित नोट्स हैं। इनमें दुनिया की कुछ सबसे जानी मानी संस्थाओं का जिक्र है, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, नेटो, सार्क, यूनेस्को और भी बहुत कुछ। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है नोट्स में। बिल्कुल। और इन नोट्स को देखकर ऐसा लगता है कि इनका मकसद इन बड़ी और कभी-कभी थोड़ी मुश्किल लगने वाली संस्थाओं को समझना है। मतलब ये कब बनी, क्यों बनी, कौन-कौन इनका हिस्सा है और असल में ये करती क्या है। सही, एक तरह से बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश है। हाँ, तो चलिए इन नोट्स के जरिए इन संगठनों की कहानी और उनके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नाम से, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ। ये नाम तो खैर लगभग सभी ने सुना होगा। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र। हाँ, इसकी कहानी असल में पहले विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है। तब शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस बना था। जिनेवा में मुख्यालय था उसका। संगठन की जरूरत महसूस हुई और यहीं से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। सही। और इसका नाम, ये इंटरेस्टिंग है, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सुझाया था। हाँ, रूजवेल्ट ने। और भारत भी इसके शुरुआती सदस्यों में शामिल था। हाँ, भारत भी संस्थापक सदस्यों में था, जो बिल्कुल गर्व की बात है। सही कहा। शुरुआत हुई थी 51 सदस्यों से और आज ये संख्या बढ़कर 193 तक पहुंच गई है। 193। हाँ, दक्षिण सूडान सबसे नया सदस्य है और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा इसके चार्टर में लिखा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। कहते हैं इसके लिए जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। अच्छा, ये भी नोट्स में लिखा है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, लेकिन इसके कई महत्वपूर्ण अंग हैं, है ना? हाँ, कई सारे अंग हैं। नोट्स में 6 अंगों का जिक्र है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, फिर एक प्रन्यास परिषद है। हाँ, वो प्रन्यास परिषद अब ज्यादा सक्रिय नहीं है, 1999 से ही। अच्छा, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। बिल्कुल। और इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सब के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ही है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ वो हेग में है, नीदरलैंड्स में। हाँ, हेग में। चलिए, इन अंगों में से सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, उस पे थोड़ी बात करते हैं। हाँ, जरूर। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, एक निकनेम है इसका। दुनिया का पुलिसमैन? हाँ। हाँ, नोट्स में लिखा है इसके 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्य तो वही बड़े नाम हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इनके पास कहते हैं वीटो पावर है। हाँ, वीटो पावर। ये वीटो पावर, ये क्या चीज है असल में? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, वीटो पावर का मतलब है कि सुरक्षा परिषद में अगर कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आता है, कोई रेजोल्यूशन आता है, तो इन 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी अगर उसके खिलाफ वोट कर दे, मतलब नहीं कह दे, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अच्छा। भले ही बाकी के 14 सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हो। तो ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, निषेध शक्ति है। वीटो मतलब मैं मना करती हूँ। ये इन 5 देशों को एक विशेष दर्जा देती है और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शक्ति संतुलन बना था उसको दर्शाती है। अच्छा, तो ये काफी शक्तिशाली अधिकार है। और भारत, नोट्स में लिखा है, 8 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। हाँ, 8 बार। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। हाँ, 2 साल का। और जापान सबसे ज्यादा 11 बार चुना गया, ये भी नोट्स में। सही। सुरक्षा परिषद के अलावा महासभा भी बहुत अहम है, जनरल असेंबली। हाँ, महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है और हर देश का एक वोट होता है। एक देश एक वोट। हाँ, और ये बजट पास करने, नए सदस्यों को शामिल करने, लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। अच्छा। और महासचिव चुनने जैसे काम करती है। वो भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। और महासचिव, हाँ, ये तो संयुक्त राष्ट्र का चेहरा होते एक तरह से। बिल्कुल। नोट्स में पूरी लिस्ट दी गई है। पहले नॉर्वे के त्रिगवेली थे, फिर स्वीडन के डैग हैमरशोल्ड, जिनकी हवाई दुर्घटना में दुखद मौत हो गई थी। हाँ, वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। अच्छा। फिर म्यांमार के यूथांट, पहले एशियाई। और अभी जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, वो 9वें महासचिव हैं। सही। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये संगठन के रोजमर्रा के काम, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं। और फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ। हाँ,
हेग वाला। हाँ, जो देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। 9 साल, काफी लंबा कार्यकाल है। हाँ, और कोई भी 2 जज एक ही देश के नहीं हो सकते, ये भी एक नियम है। अच्छा। भारत से भी जज रहे हैं, जैसे BN राव थे और अभी दलवीर भंडारी हैं। हाँ, दलवीर भंडारी का नाम सुना है। इनका चुनाव महासभा करती है। तो ये तो हुई संयुक्त राष्ट्र की बात। ये ज्यादातर शांति और सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ शांति ही नहीं, आर्थिक स्थिरता की भी तो जरूरत थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जरूरत थी। यहीं से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की कहानी शुरू होती है ना? एकदम सही। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। वहां युद्ध के बाद की दुनिया की आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, इस पर विचार हुआ, और वहीं से विश्व बैंक और IMF की नींव पड़ी। हाँ, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 का, नोट्स में भी इसका जिक्र है। दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। बिल्कुल, और इनका काम अलग अलग है थोड़ा। हाँ, नोट्स के मुताबिक विश्व बैंक का मुख्य काम है विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए लोन देना, और इसके प्रमुख डेविड मालपास बताए गए हैं नोट्स में। और एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए पहले IMF का सदस्य बनना जरूरी है। हाँ, ये एक शर्त है। और देखिए, विश्व बैंक अकेला संगठन नहीं है, ये असल में एक समूह है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें 5 संस्थाएं हैं। 5? अच्छा, हाँ। मुख्य है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मध्यम आय वाले देशों को लोन देता है। फिर है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। सॉफ्ट लोन विंडो? नोट्स में तो ये लिखा है, पर हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि IDA दुनिया के सबसे गरीब देशों को बहुत ही कम ब्याज पर या कभी-कभी बिना ब्याज के भी और बहुत लंबे समय के लिए लोन देता है। अच्छा। ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इन पर खर्च कर सकें। ये उन देशों की मदद करता है जो सामान्य बाजार दरों पर कर्ज नहीं ले सकते, है ना? हाँ, समझ गया। तो ये गरीबों की मदद के लिए है। हाँ, एक तरह से। विश्व बैंक समूह में फिर IFC भी है, जो निजी क्षेत्र को लोन देता है। MIGA है, जो निवेश की गारंटी देता है, और ICSID है, जो निवेश संबंधी विवादों को निपटाता है। इसमें एक बात नोट करने वाली है, नोट्स में भी होगी शायद, कि भारत ICSID का सदस्य नहीं है। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। हाँ। तो ये विश्व बैंक समूह हो गया। हाँ। अब IMF की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाँ। नोट्स कहते हैं इसके 190 सदस्य हैं। हाँ, 190। अंडोरा सबसे नया सदस्य बना है। और प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं, और पहली उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ, ये तो भारतीय मूल की हैं। हाँ, गीता गोपीनाथ। IMF की अपनी मुद्रा SDR भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हाँ, SDR, ये क्या काम आती है? ये कोई नोट या सिक्का है? नहीं, SDR असल में कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जिसे आप बाजार में जाकर इस्तेमाल कर सकें। ये IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, एक तरह का अकाउंटिंग यूनिट है। अच्छा। सदस्य देश इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे दूसरी मुद्राओं से बदल सकते हैं, खासकर अपने भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करने के लिए। IMF का मुख्य काम है वैश्विक मौद्रिक सहयोग बनाए रखना, विनिमय दर स्थिरता देखना, और सदस्य देशों को अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो उस समय आर्थिक मदद देना। तो ये देशों की आर्थिक सेहत पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर मदद करता है। बिल्कुल। तो हमने शांति, UN और वित्तीय WB IMF की बात कर ली। दुनिया को जोड़ने वाली एक और अहम कड़ी है व्यापार। हाँ, व्यापार बहुत जरूरी। इसके लिए कौन सा संगठन है? उसके लिए है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO, हाँ। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। हाँ। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। हाँ, नोट्स में GATT का जिक्र है, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये 1948 से था शायद। बिल्कुल सही। GATT एक समझौता था, कोई स्थायी संगठन नहीं था। सालों तक बातचीत चली, जिसे उरुग्वे दौर कहते हैं। उरुग्वे दौर, हाँ। उसके बाद सदस्य देश इस बात पर राजी हुए कि एक स्थायी संगठन बनाया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम तय करें, व्यापार में जो बाधाएं हैं जैसे टैक्स वगैरह उनको कम करे, और सदस्य देशों के बीच अगर व्यापार को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाएं। अच्छा। यही WTO बना।
नोट्स बताते हैं कि इसके 164 सदस्य हैं और प्रमुख ngozi ओकोंजो-इवेला हैं, हाँ, ngozi ओकोंजो-इवेला। जो पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रमुख हैं। ये तो वाकई बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और WTO के नियम आज दुनिया भर के व्यापार पर बहुत असर डालते हैं। निश्चित रूप से। ये 3 संगठन UN, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO आप कह सकती हैं कि वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस के स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी सहयोग के लिए कई संगठन बने। हाँ, जैसे कि सार्क दक्षिण एशिया में हमारे पड़ोसी देशों का समूह। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में है। सही। सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। हाँ, ये 8 सदस्य देश हैं। हाँ। सार्क का उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि सदस्य देशों के बीच आपसी तनाव, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं, वो इसकी प्रगति में एक बड़ी बाधा रहे हैं। हाँ, ये तो है। नोट्स में पहले महासचिव का नाम भी है, बांग्लादेश के अबुल अहसान, और वर्तमान में श्रीलंका के एसाला रुवान वीराखून। हाँ, ये जानकारी नोट्स में है। सार्क के अलावा नोट्स में आसियान का भी जिक्र है। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह है। आसियान। और बिम्स्टेक भी है, BMSTC, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों को जोड़ता है। सही। और जाहिर है यूरोपियन यूनियन, EU, वो तो काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। 27 देशों का समूह, अपनी मुद्रा यूरो। हाँ, यूरो। 19 देश अपनाते हैं इसे। और खुले बॉर्डर। हाल ही में ब्रेक्जिट भी हुआ, जो ब्रिटेन बाहर निकल गया। काफी चर्चा में रहा था वो। हाँ, ब्रेक्जिट। ये क्षेत्रीय संगठन दिखाते हैं कि देश आपसी सहयोग के लिए अलग अलग स्तरों पर कैसे जुड़ते हैं। EU शायद सबसे एकीकृत, सबसे इंटीग्रेटेड उदाहरण है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं और अपनी सफलताएं हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैश्विक और क्षेत्रीय के अलावा कुछ संगठन ऐसे भी है जो खास मुद्दों पर काम करते हैं, जैसे यूनेस्को। हाँ, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए एजेंसी। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, इसका मुख्यालय पेरिस में है, नोट्स में लिखा है। और भारत इसकी शुरुआती सदस्यों में से एक था। हाँ, भारत 1946 में ही सदस्य बन गया था यूनेस्को का। एक बहुत जाना माना काम है विश्व विरासत स्थल घोषित करना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये उन जगहों को मान्यता देता है जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। नोट्स में भारत के 40 विश्व विरासत स्थलों की पूरी लिस्ट दी हुई है। आगरा किला, ताजमहल, अजंता एलोरा से लेके हाल ही में जोड़े गए रामप्पा मंदिर और धोलावीरा तक। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, भारत में काफी साइट्स हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। सही। यूनेस्को सिर्फ धरोहर बचाने का काम नहीं करता, बल्कि शिक्षा और वैज्ञानिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। हाँ, जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करता है। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अच्छा, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO के कारण। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान WHO की भूमिका पर काफी बहस भी हुई थी, काफी चर्चा में रहा ये संगठन। हाँ, WHO तो काफी सुर्खियों में रहा। नोट्स में एक और दिलचस्प जानकारी है कि अमेरिका ने 2021 में WHO की सदस्यता छोड़ दी थी। हालांकि बाद में शायद स्थिति बदली हो। ये नोट्स उस समय के होंगे। हाँ, संभव है। ये दिखाता है कि इन संगठनों के साथ सदस्य देशों के रिश्ते भी स्थिर नहीं रहते, बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ सदस्यताओं में ही नहीं, बल्कि नए समूहों के बनने में भी दिखता है, जैसे ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को ज्यादा मजबूती से रखने के लिए साथ आई हैं। बिल्कुल। और इन्होंने अपना खुद का बैंक भी बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, शंघाई में मुख्यालय है उसका। NDB शंघाई में। हाँ, और फिर वो G7 और G20 जैसे समूह भी हैं। हाँ, G7 यानी 7 विकसित देशों का समूह, और G20 मतलब दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश शामिल हैं।
ये मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। नोट्स में G4 का भी जिक्र है, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। हाँ, G4 ये 4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये भी एक समूह है जो एक खास मुद्दे पर बना है। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना बहुस्तरीय और जटिल है। बिल्कुल, हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जैसा एक विशाल वैश्विक मंच है, फिर विश्व बैंक और IMF जैसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थान है, WTO जैसा व्यापार नियामक है, फिर सार्क और आसियान जैसे क्षेत्रीय समूह हैं, WHO और यूनेस्को जैसी विशेष एजेंसियां हैं, और ब्रिक्स, G7, G20 जैसे प्रभावशाली क्लब भी हैं। वाकई इन नोट्स ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक बड़े जाल का नक्शा सा हमारे सामने रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी शाखाओं से लेकर विश्व बैंक, IMF, WTO, फिर क्षेत्रीय समूह जैसे EU, सार्क, आसियान और नाटो भी है। हाँ, नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, वो एक सैन्य गठबंधन है, उसका भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, उसका भी है। ब्रिक्स, G7, G20 और फिर यूनेस्को, WHO जैसी विशेष एजेंसियां, ये सब मिलकर किसी न किसी तरह दुनिया को चलाने की या कम से कम एक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश तो यही है। इन नोट्स से हमें इन संगठनों की संरचना क्या है, वो कब बने, उनके घोषित उद्देश्य क्या है, इसका एक अच्छा अंदाजा मिला है। और ये दिखाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने आपसी सहयोग के लिए कितने विविध, कितने अलग-अलग तरह के ढांचे खड़े किए हैं। लेकिन ये ढांचे कितने लचीले हैं, कितने प्रभावी हैं आज की तारीख में, ये हमेशा एक सवाल रहता है। और यही शायद सोचने वाली बात है ना। हमने इन नोट से देखा कि ये संगठन क्या हैं और कैसे बने, पर आज की जो इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया है, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, नई ताकतें उभर रही हैं, तो क्या ये संगठन अपने उन लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं जिनके लिए ये बने थे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इनकी जो मौजूदा संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो भविष्य की जरूरतों के लिए काफी हैं? या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और प्रभावी बनाने के लिए हमें किसी नई सोच या शायद नए ढांचों की जरूरत होगी? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर इन नोट्स को पढ़ने के बाद विचार किया जा सकता है।